जय मीडिया न्यूज में मैं सृष्टि असाटी आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। बढ़ती महंगाई से जब आम जनता त्रस्त है तो जनता को फिर से महंगाई के खाई में ढकेलने का निर्णय लिया गया है और 18 जुलाई से नागरिकों को कई दैनिक वस्तुओं के लिए अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। आज पर करमुक्त हुए स्थानीय डेयरी और कृषि उत्पादों पर जीएसटी लगाने का भी निर्णय लिया गया है। इसलिए महंगाई में बढ़ोतरी होते हुए अत्यधिक मूल्य वृद्धि को समाप्त किया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला गया। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कम करो, कम करो। होश में आके दाम कम करो, कम करो, कम करो। मोदी सरकार मुर्दा करा, बंद करा, बंद करा, बंद करा, बंद करा। अन्नदाता जीएसटी बंद करा, बंद करा, बंद करा। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता अजित पवार इन्होंने आज 29 जुलाई को हिंगनघाट तालुका के अलीपुर गांव का दौरा किया और भारी बारिश के कारण किसानों को फसलों को हुए नुकसान का निरीक्षण किया। अजित पवार ने क्षेत्र के किसानों से बात कर कहा कि हुए नुकसान की जानकारी जानने के बाद वह सरकार से तत्काल मुआवजे की मांग करेंगे। साथ ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रभावित हुए किसानों की जल्द से जल्द मदद करें। ये हमारे विधायक यहाँ के रणजीत कामड़े जी ने भी ये मुद्दा बताया कि ऐसा ऐसा इशू है और मैंने फार्मर्स को भी पूछा। अभी मैं जिलाधिकारी कलेक्टर ऑफिस में गया था, हम सब गए थे कलेक्टर ऑफिस को, मैं कलेक्टर को भी बताया कि ऐसा ऐसा इशू है। कुछ इशू ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट की लेवल के हम दे सकते हैं और कुछ इशू ऐसे जो स्टेट लेवल पे देना चाहिए। तो जो यहाँ देना चाहिए उसके बारे में उनके साथ हमने बात की। बाकी जो इशू है उसमें स्पेशल केस करनी पड़ेगी और इसीलिए हमें चीफ मिनिस्टर के साथ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ बात करनी पड़ेगी। ये पूरा हमारा दौरा होने के बाद हम जरूर मंडे को मुंबई जाएंगे, तब उनके भी सामने ये सब इशू रखेंगे और उनको ठीक तरह से समझाएंगे कि ये इशू जब तक हल नहीं होते तब तक वहाँ के फार्मर्स को मदद नहीं हो सकती। ये हम बताने वाले हैं और उनकी तरफ से वो करके मिलेगा। अभी आप बीज देने का भी दवाई के लिए नहीं, मैंने ये देखा कि हमारे वर्धा डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़े पैमानों में सोयाबीन और कॉटन ये क्रॉप लेने का यहाँ के फार्मर्स का हमेशा वो ज़्यादा उसमें ध्यान देते हैं, उसको टॉप प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन ये बारिश की वजह से 15 दिन की जो बारिश रोज आती है, इसीलिए उनकी फसल एकदम खराब हो गई, ये हाथ से निकल गई है। इसीलिए नेक्स्ट ईयर जब रेनी सीजन शुरू होने से पहले, जिनको हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं, तब इसका भी सीड्स कम अपने को मिलने वाला है। इसीलिए हमने उनको बताया कलेक्टर को और मैं सीएमडीसी उनको भी बताऊंगा कि नेक्स्ट ईयर के लिए सोयाबीन का जो भी सीड्स है वो कार्यक्रम बड़े पैमानों में आपको हाथ में लेना पड़ेगा। उसके लिए जो फार्मर्स आगे आएंगे उनको सब्सिडी देनी पड़ेगी, उनको सपोर्ट देना पड़ेगा। कोई ज़्यादा सीड्स अपने पास रहेगा सोयाबीन का और नेक्स्ट ईयर फार्मर्स को उस पर अच्छी तरह से मदद हो सकती है। इसीलिए उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के DH ये SAO उसको भी हमने बताया, कलेक्टर को भी बताया और मैंने वो इशू हमारे साथ लेके मैं CM के साथ भी बात करूँगा।
रिक्शा टैक्सी चालक मालक संगठन और पदाधिकारियों द्वारा महासंघ के अंतर्गत रिक्शा टैक्सी बंद भव्य आंदोलन आयोजन किया गया है। इस भव्य आंदोलन में सभी रिक्शा टैक्सी चालक मालक संगठनों को शामिल होने के लिए आह्वान किया गया है। साथ ही इसमें वसई विरार पालघर कोंकण रीजन के 6 जिलों सहित 2 लाख से ज्यादा रिक्शा टैक्सी बंद रहेंगे। संगठनों के पदाधिकारी अध्यक्ष विजय खेतले सहित अन्य लोगों ने ऑटो रिक्शा ऑपरेटर यूनियन पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की है कि ऑटो रिक्शा की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कम की जाए, शहर में नए पार्किंग पॉइंट चिन्हित किए जाएं। इस प्रकार की अन्य मांग की गई। इस सेवा से संचालकों को कार्य प्रभावित हो रहा है। जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल की जाएगी। 15 दिन के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे। बरोबरच एकूण अजून 14 ते 15 मागण्या ज्या आहेत ह्या शासनाकडे मांडलेल्या आहेत। त्यामध्ये सर्वांनाच माहिती आहे की बजाज फायनान्स जी लिमिटेड कंपनी आहे फायनान्स देणारी, ती बेधडकपणे रेपो एजन्सीचा वापर करून रिक्षाचालकाकडून जबरदस्तीने गाड्या रिक्षा खेचून त्या गोडाऊनला जमा करून परस्पर त्याचा व्यवहार केला जातो आणि जो मूळ मालक असतो त्याला कुठल्याही प्रकारची नोटीस किंवा माहिती दिली जात नाही आणि त्या माध्यमातून काही रेपो एजन्सीने काही भामट्यांच्या माध्यमातून त्या गाड्या सर्वसामान्य लोकांना विक्री केल्या जातात आणि बेकायदेशीर चाललेल्या ह्या सर्व व्यवहाराला सुद्धा टपका बसावा किंवा बेकायदेशीर रेपो एजन्सी ज्या गाड्या उचलत आहेत त्याला कुठेतरी आळा बसावा, त्यासाठी ही त्यामध्ये मागणी समाविष्ट केलेली आहे। तसंच वसई विरार आणि पालघर जिल्ह्यामध्ये 2012 नंतर अनेक इथल्या स्थानिक पतसंस्थांनी रिक्षा घेण्यासाठी लोकांना कर्ज पुरवठा केलेला आहे। त्यातील काही लोकांच्या कर्ज पुरवठा जो आहे तो काही विलंब झालेला, परतफेड करण्यासाठी विलंब झालेला आहे किंवा थकीत आहे। तर अशा रिक्षा चालकांना त्या पतसंस्थेच्या संचालकाकडून नोटिसा पाठवून जबरदस्तीने जी मालमत्ता जप्त करण्याचा नोटिसा करून उपनिबंधक त्यांना सहकार्य करत आहेत। अशा ह्या पतसंस्थेविरुद्धसुद्धा बेकायदेशीररित्या किंवा रिक्षा चालकांना कुठल्याही प्रकारे विश्वासात न घेता किंवा त्याची बाजू मांडण्याचा प्राधान्य देता बेधडकपणे नोटिसा पाठवून त्याच्यावर जप्तीची कारवाई करण्यासाठी सध्या त्यांनी धोरण अवलंबले। अशा धोरणालासुद्धा विरोधात म्हणून हे आंदोलन आहे। इकडे स्टँड आहेत, ते स्टँड मंजूर झालेले आहेत। त्यातील काही स्टँड पालिका प्राधान्याने उभारणी करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत। 2 महिने त्यांनी मुदत दिलेली आहे, परंतु एकंदरीत असणारी स्टँड संख्या आहे ती सर्व मान्य व्हावी आणि सर्व स्टँड उभारणी करावी म्हणून ही त्यात आम्ही ती मागणी समाविष्ट केलेली आहे। या सर्व एकंदरीत असणाऱ्या मागण्या रिक्षा चालकांच्या हिताच्या असून। नमस्कार रिक्षा चालक हो, मी मधुसूदन राणे माजी अध्यक्ष आपणा सगळ्यांना आवाहन करत आहे की कोकण विभाग रिक्षा टॅक्सी चालक मालक महासंघातर्फे दिनांक 1/8/2022ला रिक्षा बंद म्हणून घोषित करण्यात आलेला आहे। तरी सर्व जिल्ह्यातील पालघर जिल्ह्यातील सगळ्या रिक्षा चालकांनी यासाठी सहकार्य करावं ही माझ्यातर्फे मी आपल्याला विनंती करत आहे। जयवीर मीडिया न्यूज में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार दोस्तों, मैं नॉलेज ट्रैफिक से बात कर रहा हूं। क्या आपको ट्रेडिंग सीखना है? तो ये सीखने के लिए आप कितना फीस दोगे? 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 या 75,000? ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की फीस लेके आपको खाली सिखाते हैं और बाद में फोन भी नहीं उठाते, राइट? यहाँ नॉलेज ट्रेड एफएक्स आपको सिखाने वाला है, उसके साथ साथ आपके साथ पूरा ट्रेडिंग का जर्नी आपको दिखाने भी वाला है। तो देखते हैं नॉलेज ट्रेड एफएक्स से आपको क्या मिलने वाला है। यहाँ पे आपको $200 का फीस देना है। वो फीस में आपको सबसे पहली चीज मिलेगी जो है आपको बेसिक ट्रेडिंग का ट्रेनिंग। उसके साथ दूसरी चीज मिलेगी एडवांस ट्रेनिंग, जिसमें ग्राफ्स कैसे पढ़ने हैं, कैंडल्स कैसे पढ़ने हैं, इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं, इवन दो सिग्नल्स कैसे जनरेट करने हैं, ये भी सिखाया जाएगा। जिसके लिए लोग बाहर 20,000 से 75,000 तक का फीस चार्ज करते हैं, ये भी आपको ओनली $200 में यहाँ पे मिलने वाला है। इसके बाद तीसरी जो चीज मिलने वाली है आपको वो है सिग्नल्स। ये सिग्नल्स की एक्यूरेसी 70 से लेके 90-95% तक है। ये भी सिग्नल्स आपको फ्री में मिलेंगे, जिसके लिए बाहर चार्ज किया जाता है 5,000 से 20,000 तक महीने का, राइट?
इससे भी सबसे बेहतरीन चीज क्या है दोस्तों पता है? नॉलेज ट्रेड एफएक्स यही $200 आपको वापस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में देने वाला है, जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। तो हुआ ना ये अकाउंट फ्री, ये ट्रेनिंग फ्री, क्योंकि $200 तो आपको वापस ट्रेडिंग अकाउंट में मिल गए। नॉट ओनली दिस, तो इसके साथ जो सपोर्ट मिलने वाला है ना दोस्तों, ये $200 जब तक आपके अकाउंट में है तब तक लाइफ टाइम यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलने वाला है। वो टेलीफोनिक रहेगा, वो इंटरनेट पे रहेगा, जूम पे रहेगा, और आपको फिजिकली सपोर्ट भी मिल रहा है। तो दोस्तों नॉलेज ट्रेड एफएक्स से इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है, आप तो खुद करो ही करो हो, लेकिन अगर आपको नहीं करना है तो ये वीडियो अपने दोस्तों में भेजो, और जो नंबर नीचे दिया गया है ये नॉलेज ट्रेड एफएक्स का नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट करो और अपना ट्रेडिंग खुद करना सीखो। इसके साथ नीचे दिया गया नंबर ये नॉलेज ट्रेड एफएक्स का नंबर है, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो विश यू ऑल अ हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैव अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshospital.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाविकास आघाड़ी सरकार के अस्तित्व के दौरान अमरावती में मेगा टेक्सटाइल पार्क को हलाने का निर्णय लिया गया है। भाजपा और शिंदे की सरकार बनने के बाद यह फैसला नहीं लिया गया। बीजेपी शिंदे सरकार के अस्तित्व के आने से पहले ही मेगा टेक्सटाइल पार्क के सीईओ ने यह फैसला लिए जाने की जानकारी अमरावती में बीजेपी के किरण पाटुड़कर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। माजी पालकमंत्री काँग्रेसचे नेते स्वतःला किंवा अमरावतीकर ज्यांना अभ्यासू नेता समजते असे डॉक्टर सुनील देशमुख यांनी 26 तारखेला एक पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यामध्ये त्या पत्रकार परिषदेमध्ये एकनाथराव शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्यावर आरोप लावले की अमरावतीचा PM मित्र योजनेच्या अंतर्गतचा मेगा टेक्सटाईल प्रकल्प यांनी अमरावतीहून औरंगाबादला पळवून नेण्याचं षडयंत्र केलं आहे। डॉक्टर साहेबांना आणि अमरावतीकर जनतेला मी सांगू इच्छितो की अत्यंत धादांत खोटा आरोप डॉक्टर सुनील देशमुख यांनी या सरकारवर केला आहे। हे सरकार 30 जूनच्या नंतर अस्तित्वामध्ये आलं, जेव्हा की 14 जूनला CEO MIDC हनबलगन यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहिलं आणि त्याच्यामध्ये अमरावतीच्या सोबत औरंगाबादचं नाव टाकून या दोन्ही शहराचे प्रस्ताव मेगा टेक्सटाईल पार्कसाठी प्रस्तावित केले। त्यामुळे त्यावेळी महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात होतं आणि यशोमती ठाकूर अमरावतीच्या तिवसा मतदारसंघातल्या पालकमंत्री होत्या आणि त्या राज्यात मंत्री होत्या। तिवसा म्हणजे नांदगावपेठ MIDC त्यांच्या याच्यात अंतर्गत येते, मतदारसंघात येते। असं असताना त्यांनी या गोष्टीला विरोध केला नाही आणि आता सरकार गेल्यावर मात्र काँग्रेस विरोध करण्यासाठी चुकीच्या माहितीच्या आधारावर उतरली। मी सुनील देशमुख यांना म्हणू इच्छितो की त्यांनी अमरावतीच्या विकासाचा शत्रू होऊ नये। हा जो मेगा टेक्सटाईल प्रकल्प आहे तो अमरावतीतच होणार, ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे। तत्कालीन विरोधी पक्ष नेता असताना देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी पियुष गोयल साहेबांना पत्र लिहून हा प्रकल्प अमरावतीतच व्हावा अशी मागणी केली होती आणि त्याचा शिवसेना नेता पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे, शिवसेना जिलाध्यक्ष विधायक अंबादास दानवे, कन्नड़ सोईगांव विधायक उदय सिंह राजपूत की उपस्थिति में पेशोर गांव में शिव सैनिकों का शिव संवाद मेला आयोजित किया गया था। इसमें शिवसेना नेता पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे सहित अन्य मंत्री गणों ने शिवसेना पार्टी के प्रति वफादार रहे, शिवसेना पक्ष को मजबूत करे, इस अहम मुद्दों पर लोगों का मार्गदर्शन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में शिव सैनिक और नागरिक मौजूद थे।
काही येऊ नको, येऊ देतो, हे करतो, ते करतो, सांगितलं असेल राजकारणाला काही भाग नाहीये. परंतु आपण या शिवसेनेवर निवडून आलेलो आहे, हे भान सुद्धा उदय भाऊसाहेबांनी ठेवलेलं आहे. ज्यांनी भान ठेवलं ते 40 लोक पुन्हा विधानसभा होऊ शकत नाही, ही महाराष्ट्राची स्थिती आहे. आम्ही या किशोर भागातील सर्व नागरिकांना मी आवाहन करेल की शिवसेना मुंबईची शिवसेना आणि उद्धवजी ठाकरे साहेबांची शिवसेना या संभाजीनगर मान्य खैरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आपण सगळे काम करतो. हे सगळं काम करत असताना आगामी काळात सुद्धा ही संघटना आणखी मजबूतीने पुढे न्यावी लागेल. एखादा माणूस गेला म्हणजे शिवसेना संपणार नाही, एखादा मंत्री गेला म्हणजे शिवसेना संपणार नाही. कारण ही शिवसेना तुमच्या आमच्यासारख्या सर्वसामान्य माणसाच्या शक्तीवर अवलंबून आहे. या कन्नड भागामध्ये मागच्या 3 वर्षात शेकडो कोटी रुपयाचे कामं झाले, ग्रामीण भागात गावागावात झालेले, कन्नड शहरामध्ये झालेले, आतापर्यंत झाले नव्हते तेवढे काम या 3 वर्षात झाले, 2.5 वर्षात झाले. या काळात उद्धवजी ठाकरे साहेबांचं सरकार, महाराष्ट्र सरकारचं सरकार उभं राहतं. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून असेल, सिंचनाच्या माध्यमातून असेल, जलसंपदाच्या माध्यमातून असेल, माननीय उदय राजपुरे यांनी पुढाकार घेऊन या तालुक्यामध्ये या मतदारसंघात किमान 300-400 कोटी रुपयाची विकास कामे. आणि विकासाच्या दृष्टीने शिवसेना पुढे, विकास शिवसेना साधते. येणाऱ्या काळात सुद्धा हा विकास शिवसेना साधणार आहे. आणि या कन्नड विधानसभेत उदय भाऊ राजपुरे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत असताना कन्नडची पंचायत समिती असेल की कन्नडच्या सगळ्या जिल्हा परिषदेच्या जागा असेल, या शिवसेनेच्या निवडून आल्या पाहिजे, या भान या संकल्प आपल्याला करावा लागेल. बरेच जण म्हणतात मग आपल्या धनुष्यबाणाचं काय होणार, असा प्रश्न बरेच जण विचारतात. माझ्याकडे अनेक जण साहेब मला खूप उशीर झाला, मला उशीर झाला. मी काय करणार, पेट्रोल असा काही कामच नव्हतं, त्याच्यात चुकला. म्हणजे ठीक आहे, माफ करा, जरा जोरात कामा तर तुम्हीच पाहिजे. 200 लोक, 250 मुलं त्या ठिकाणी माझ्याकडे 20 वर्ष त्या ठिकाणी UPSCच्या परीक्षेला त्या ठिकाणी घ्यायचे. 250 वर्ष गावचे पुढे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 महिने. मग त्याचे 5 झाले, कलेक्टर झाले, कोणी काही. हा मला आनंद आहे, हा मला आणि ते खोटे बोलतील. बुल्डाना जिले में मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती वारदातों को रोकने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक अरविंद चावरिया सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के सूचना तथा मार्गदर्शन पर मलकापुर शहर के पुलिस DP क्वाड के अधिकारी सुखदेव भोरकड़े, अधिकारी बालाजी सानप सहित अन्य पुलिस द्वारा तलाशी अभियान के दौरान कुहार काकोड़ा तहसील मुक्ताई नगर की जाने वाली बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों की पूछताछ करने पर पता चला कि वह मोटरसाइकिल अभी हाल ही में चोरी की गई है। साथ ही जिला बुल्डाना इस गिरोह से भूसावल, मुक्ताई नगर, मलकापुर शहर, MIDC मलकापुर, नांदुरा, खामगांव तथा वर्धा शहर से चोरी की गई और अन्य कंपनियों की 12,60,000 कीमत की 21 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। दिनांक 21/7/2022 को फिर्यादी राम विजय राउत, रहणार मलकापुर, इन्होंने ऐसी रिपोर्ट दी थी पुलिस स्टेशन में कि इनकी मोटरसाइकिल होंडा शाइन क्रमांक MH30 AG 832 वो चोरी हुई थी। हमने देखा कि पिछले काफ़ी दिनों में मलकापुर शहर और पूरे बुल्ढाना में काफ़ी मोटरसाइकिल चोरी हो रही थी। इसलिए पुलिस स्टेशन मलकापुर शहर ने एक स्पेशल पथक मोटरसाइकिल जो चोरी हुई है उसको ढूंढने के लिए बनाया। उस पथक ने 2 चोर, आकाश रहणार पुड़ा आणि रामशंकर मनोहर रहणार पुड़ा, उन दोनों को निष्पन्न किया। उनके पास से मोटरसाइकिल निकली। उसके बाद उनकी और पूछताछ की गई तो एक बड़ा गैंग सामने आया जो अपने DP पथक ने उनके साथ जाके जहाँ से मोटरसाइकिल चोरी की थी, जिसको बेचा था, वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी। ऐसे करते करते 6 आरोपी टोटल, उनका पूरा जो गैंग था मोटरसाइकिल चोरी का वो निष्पन्न हुआ।
6 के 6 आरोपी, उनमें से कुछ आरोपी मोटरसाइकिल चोरी करते थे, कुछ उसको दूसरे को बेचते थे और कुछ खरीदते थे। इस प्रकार के 3 आरोपी हैं। और पूरा जब गैंग निष्पन्न हुआ तो उसमें 20 मोटरसाइकिल, जिसमें से 10 मोटरसाइकिल अपने ज़िले की, कुछ मोटरसाइकिल मुक्तिनगर की, बाकी जलगांव की ऐसे निकली हैं और वो सारी मोटरसाइकिल जब्त कर ली हैं। मोटरसाइकिल चोरी का प्रमाण पिछले महीने में काफ़ी बढ़ गया था। तो मेरा ये बोलना है कि जो भी मोटरसाइकिल ये तो ख़रीदता है, जब भी तो मोटरसाइकिल ख़रीदते हुए उसके कागज़ पत्र देखना बहुत ज़रूरी है। सस्ती के चक्कर में कुछ भी खरीद लेना बिना कागज़ पत्र देखे बिल्कुल मान्य नहीं है, क्योंकि अगर आप चोरी की मोटरसाइकिल खरीदते हो तो आप भी उतने ही आरोपी हो जितने चोरी करने वाला है। उसके अलावा जो भी मोटरसाइकिल ओनर हैं उनसे यही मतलब मेरी सजेशन है कि जब भी मोटरसाइकिल खड़ी करें तो देखें कि CCTV है, उसका लॉक अच्छा है। और आज के ज़माने में GPS जो चिप आती हैं, बहुत सस्ती GPS चिप बाज़ार में मिलती हैं, तो मोटरसाइकिल ओनर एक GPS चिप अपनी मोटरसाइकिल में लगा सकते हैं। इससे ना कि वो, लेकिन चोरी हो जाए तो हम भी उसको ट्रैक कर सकते हैं। मेरा मलकापुर शहर पुलिस स्टेशन को जो इतनी बड़ी कार्रवाई है, हार्दिक अभिनंदन है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो प्रकरण है इस गैंग को निकलने के बाद वो कम हो जाएंगे मोबाइल चोरी के, और लोगों में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे मोटरसाइकिल को सेफ रखा जा सके और आगे मोटरसाइकिल चोरियाँ कम। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जय भीम इंडिया न्यूज़।